आज हम हिल रिएक्शन के मुतालिक जो है पढ़ेंगे। हिल रिएक्शन जो है उसमें हिल जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम था और उसने जो है ये कंफर्म करके बताया था कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो वाटर से आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। ये साबित करने के लिए हिल ने फिनोमेना को साबित करने के लिए ग्रीन एल्गा क्लोरेला को लिया और ग्रीन एल्गा क्लोरेला को लेने के बाद उसको एक ऐसे वाटर में प्लेस कर दिया जिसमें आइसोटोप मौजूद थे, हैवी आइसोटोप मौजूद थे। ओ 18 जो था उनका एटॉमिक नंबर था, उनका एटॉमिक नंबर 18 था, 16 नहीं था, नॉर्मल नंबर नहीं था, उनका नंबर जो था वो 18 था। और हैवी आइसोटोप में उसने जब उसे प्लेस किया, वाटर जो था वो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो लेबल हुई हुई थी हैवी आइसोटोप से। तो उसने जब ये देखा, जब उसने क्लोरेला को वाटर के अंदर प्लेस कर दिया जो हैवी आइसोटोप वो 18 से लेबल हुआ था, तो उसने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है वो उसके अंदर क्या मौजूद है, हैवी आइसोटोप O18 मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि जब वाटर ब्रेक हुआ है यहाँ पर, तो वाटर जब ब्रेक हुआ है तो साथ साथ हमें क्या हासिल हुआ है, O18 हासिल हुआ है। तो जो ऑक्सीजन इन्हें यहाँ पे मिल रही है वो किस फॉर्म में मिल रही है, O18 की फॉर्म में मिल रही है। अब ये इसके साथ साथ उसने इसी एक्सपेरिमेंट को, हैवी आइसोटोप को, उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी परफॉर्म किया। उसने क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हैवी आइसोटोप से कार्बन डाइऑक्साइड को जब उसने हैवी आइसोटोप से जब लेबल किया, तो उसने ये देखा कि ऑक्सीजन जो थी उसके साथ हैवी आइसोटोप O18 नहीं आ रहा, उसके साथ क्या आ रहा है, O16 ही आ रहा है। O16 क्यों आ रहा है? क्योंकि इस मौके पर उसने वाटर को हैवी आइसोटोप से लेबल नहीं किया हुआ, वाटर जो है O16 ही के साथ था। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई है वो O16 के साथ रिलीज़ हुई है इंस्टीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के, जिसमें जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है वो O18 से जो है वो लेबल हुई है। तो इस बात से हमने ये नतीजा अख़ज़ किया कि जो वाटर है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है इंस्टीड ऑफ carbon dioxide. When Hill repeated the experiment with carbon dioxide containing the heavy isotope O18, instead the oxygen given off was normal O16. इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें क्या हासिल हुई, ऑक्सीजन हासिल होगी 16, नॉर्मल ऑक्सीजन हासिल होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आ रही है और वाटर को हमने लेबल नहीं किया हुआ, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को O18 से लेबल किया हुआ है। ये फोटोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है, वाटर हो रहा है। वाटर को जब लाइट की एनर्जी मिल रही है तो वो टूट रहा है और टूटने के बाद ये इस तरह से कैंसिल हो रहा है, और कैंसिल होने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन हासिल हो रहा है, 2 हाइड्रोजन हासिल हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हासिल हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक और वाटर टूट रहा है तो एक और ऑक्सीजन, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें मज़ीद हासिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 4 इलेक्ट्रॉन हासिल हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे द प्रोडक्शन ऑफ ATP बाय केमियोस्मोसिस एंड फोटोसिंथेसिस। हम ये पढ़ेंगे कि जो ATP फॉर्म हो रही है, जो हम पिछली दफ़ा हम देख कर आ चुके हैं कि साइक्लिक में भी ATP प्रोड्यूस हो रही थी और एसाइक्लिक में भी, और नॉन साइक्लिक में भी ATP प्रोड्यूस हो रही थी। तो बेसिकली वो ATP प्रोड्यूस होती कैसे है, उसमें क्या फिनोमिना जो है वो काम करता है, उस चीज़ को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन है। इस थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर वाला जो हिस्सा है हमारे पास, ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये जो है वो स्ट्रोमा का है, ये भी स्ट्रोमा का है और ये भी स्ट्रोमा का है। और ये वाला पोर्शन है थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन का, ये वाला पोर्शन, इसके बीच का पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, ल्यूमन होता है। वो कौन सा पोर्शन होता है, ल्यूमन होता है। अब यहाँ पे ये हमारे पास ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन है, ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। अब ये जो इस तरह से मौजूद है, ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन, ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन।
इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन का बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये ल्यूमन का पोर्शन है। और ये इसके आउटसाइड वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है वो स्ट्रोमा का पोर्शन है। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। मैं फिर समझा दूँ आप लोगों को। ये वाला पोर्शन, ये वाला, और देन ये वाला पोर्शन, ये वाला। ये वाला पोर्शन है, ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन का ही, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है, नज़र आ रही है। इसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे हैं, फोटो सिस्टम लगे हुए, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और ये वाला पोर्शन, और इसके बाहर वाला जो पोर्शन है वो है स्ट्रोमा का पोर्शन। दिस इज स्ट्रोमा, दिस इज ऑल्सो स्ट्रोमा पोर्शन। तो हमने ये समझा। अब हम ये समझते हैं कि हो क्या रहा है बेसिकली। अब यहाँ पे देखें, ल्यूमन के मुकाम पर यहाँ पे ये जो ल्यूमन है हमारे पास, ये जो ल्यूमन है, ये भी मैंने आपको बताया था, ये वाला जो पोर्शन है, ये अभी मैं आपको फिर, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये ल्यूमन है। अब इस ल्यूमन में यहाँ पे आपको इस मुकाम पर वाटर स्प्लिट हो रहा है। तो जो वाटर स्प्लिट हो रहा है बेसिकली वो कहाँ पे स्प्लिट हो रहा है? जो वाटर स्प्लिट हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रही है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं। वो कहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं? वो ल्यूमन में रिलीज़ हो रहे हैं। अब जब वो ल्यूमन में रिलीज़ हो रहे हैं, तो जब ये ल्यूमन रिलीज़ हो रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन और साथ हाइड्रोजन भी ल्यूमन में मौजूद है और इलेक्ट्रॉन भी ल्यूमन में मौजूद है। अब ये जो हाइड्रोजन मुसलसल टूट टूट के ल्यूमन में मौजूद हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन, यहाँ पे एक ही वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक से हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद है। जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जा रहे हैं? वो फोटो सिस्टम 2, ये फोटो सिस्टम 2 है, ये देखें फोटो सिस्टम 2 है। इस फोटो सिस्टम 2 में इस फोटो सिस्टम 2 पे जब लाइट की एनर्जी पड़ती है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और फिर यहाँ से ये अपनी ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो जो हमारा फोटो सिस्टम 2 है, जिसको हम कहते हैं P680, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी लेने के बाद अपनी ग्राउंड स्टेट से एलिवेट होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए। तो उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करता है? उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को ये जो वाटर है, इसके इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 के पास आते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करते हैं, और इस तरह से P680 जो है वो दोबारा से क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड हो जाता है। P680 क्या हो जाता है? दोबारा से रिड्यूस्ड हो जाता है। सही है। अब जब ये P680 दोबारा से रिड्यूस्ड हो जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पहले आएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये आएंगे प्लास्टोक्विनिन के पास। प्लास्टोक्विनिन ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन का कैरियर है, ना सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम BF को ट्रांसफ़र करता है, बल्कि ये हाइड्रोजन आयन को स्ट्रोमा से, ये जो स्ट्रोमा है, ये जो बीच का है, ये ल्यूमन है, और ये जो है ये स्ट्रोमा है। ये प्लास्टोक्विनिन, यहाँ पे जो प्लास्टोक्विनिन है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम BF में मुंतकिल करता है, और प्रोटॉन को, यहाँ स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पंप के तौर पे काम करता है, और ये प्लास्टोक्विनिन पूल के तौर पे काम करता है, और हाइड्रोजन को कम कंसंट्रेशन से ट्रांसफ़र कर देता है ल्यूमन के अंदर। ल्यूमन जिसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद हैं,
उसको हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये जो प्लास्टोक्विनिन है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एटीपी की एनर्जी लगाकर कम हाइड्रोजन, जहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम है वहाँ से हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र कर देता है उसकी ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो अब आप खुद सोचें कि वाटर टूटने की वजह से ऑलरेडी पहले हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में थे, और अब प्लास्टोक्विनिन ने भी अपने हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करती हैं, ल्यूमन में ट्रांसफ़र करती हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म होता चला जा रहा है। यहाँ पे कीमो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है। कीमो मीन्स केमिकल, हाइड्रोजन जो है वो एक केमिकल है। ऑस्मोटिक का मतलब क्या है? ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये यहाँ पे एक पूरा फिनोमेना जो है वो अंजाम पा रहा है। अब मैं आपको ये बता रही थी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये, फिर ये प्लास्टोक्विनिन है, फिर प्लास्टोक्विनिन से साइटोक्रोम बीएफ है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये प्लास्टोक्विनिन है, ये साइटोक्रोम बीएफ है, देन प्लास्टोसाइनिन है। प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फोटो सिस्टम 1 के पास। फोटो सिस्टम 1 कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है? P7 700 नैनोमीटर की। फोटो सिस्टम 2 कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है? 680 नैनोमीटर की। फोटो सिस्टम 1 कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है? P700 की। सही है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए? फोटो सिस्टम 1 के पास आ गए। अब जब ये फोटो सिस्टम 1 के पास आए तो ये इस फोटो सिस्टम 1 के ऊपर क्या पड़ रही है? इसके ऊपर भी लाइट की एनर्जी पड़ रही है। तो ये लाइट की एनर्जी को, ये फोटो सिस्टम 1 लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी ग्राउंड स्टेट से एलिवेट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपनी एक्साइटेड स्टेट पे चले जाएंगे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये फेरेडॉक्सिन के पास आएंगे। यहाँ पे एक एंजाइम मौजूद होगा जिसका नाम होगा फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज। ये फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज इन दो इलेक्ट्रॉन को कहाँ तक पहुँचाने में मदद करेगा? NADP के पास पहुँचाने में मदद करेगा। NADP यहाँ पे ऑक्सीडाइज फॉर्म में मौजूद है। इस NADP को दो इलेक्ट्रॉन कौन सा एंजाइम प्रोवाइड करेगा? NADP रिडक्टेज जो पहले से यहाँ पे मौजूद है वो NADP को दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, और ये NADP दो हाइड्रोजन को स्ट्रोमा से अपने साथ अटैच करवाएगा, और अटैच करवाने के बाद ये NADP इन हाइड्रोजन की मदद से रिड्यूस्ड हो जाएगा। ये NADP इन हाइड्रोजन की मदद से क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। NADPH2 में ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि NADP को भी हाइड्रोजन कौन दे रहा है? स्ट्रोमा, जिसके अंदर ऑलरेडी हाइड्रोजन की कमी है, क्योंकि प्लास्टोक्विनिन यहाँ से हाइड्रोजन लेकर पंप करके कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है? ल्यूमन में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ल्यूमन में जो है वो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम है। अब यहाँ पे क्या होगा? इसी थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में थोड़ा सा आगे की तरफ एक प्रोटीन लगी हुई है जिसे हम कहते हैं ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एक प्रोटीन लगी हुई है जिसे हम कहते हैं ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स, जिसके दो पार्टिकल्स होते हैं, एक F0 पार्टिकल होता है और एक F1 पार्टिकल होता है। ये जो ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स है ये ATP फॉर्मेशन में मदद प्रोवाइड करती है, और ये क्या करती है? ये जो हाइड्रोजन आयन अपनी हायर कंसंट्रेशन में यहाँ पे मौजूद हैं, ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन से ऐसे ही पास नहीं हो सकते। इन्हें पास करवाने के लिए एक प्रोटीन चैनल की ज़रूरत है। ये हाइड्रोजन आयन इन प्रोटीन चैनल के ज़रिए अपनी हायर कंसंट्रेशन से मूव करेंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जब ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे तो साथ में क्या रिलीज़ होगी? यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी। एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से यहाँ पे जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो यहाँ पे ADP मौजूद होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये अपने दो फॉस्फेट के साथ मौजूद होता है, और इसके साथ ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मौजूद होता है, लेकिन वो उस वक्त तक अटैच नहीं हो सकता जब तक इसको एनर्जी ना दी जाए। और ये एनर्जी जब मिलेगी जब यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो पास होगी। ये हाइड्रोजन ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ अटैच करा देती है, और यहाँ पे क्या बन जाते हैं? ATP बन जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे ATP सिंथेज एंजाइम जो है वो ATP बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं केमी ऑस्मोसिस, जिसके अंदर
केमिकल और ऑस्मोटिक इवेंट्स ज्वाइंट होकर यहाँ पे हमें क्या बना कर देते हैं, एटीपी फॉर्मेशन करवा के देते हैं। तो हमें यहाँ पे एटीपी भी हासिल हुआ, यहाँ पे हमें NADPH2 भी हासिल हुए। ये एटीपी और NADPH2 लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं और अब ये कहाँ पे जाएंगे, डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। केमियोस्मोसिस पावर्स एटीपी सिंथेसिस इन दी लाइट रिएक्शन। केमियोस्मोसिस क्या कर रही है, एटीपी सिंथेसिस कर रही है इन दी लाइट रिएक्शन। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स are arranged within the photosystem in the thylakoid membrane and pump hydrogen ion in the thylakoid space। मैंने अभी भी आपको समझाया था कि थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हाइड्रोजन आयन को पंप कर रही है थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन की स्पेस में। और थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन की स्पेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, ल्यूमन का नाम देते हैं। और इस हाइड्रोजन आयन को पंप करने वाले कैरियर मॉलिक्यूल का नाम होता है प्लास्टोक्वेट। ये अभी मैंने आपको समझाया था। द फ्लो ऑफ हाइड्रोजन बैक थ्रू द मेम्ब्रेन इज हार्नेस्ड बाय एटीपी सिंथेसिस बाय एटीपी सिंथेस टू मेक एटीपी। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेट हो जाएंगे वो क्या करेंगे, एटीपी सिंथेस को तैयार करेंगे, क्या चीज़ बनाने में, एटीपी बनाने के लिए तैयार कर देंगे। In the stroma, the hydrogen ions combines with NADP to form NADPH2। स्ट्रोमा में क्या मौजूद है, दिस इज स्ट्रोमा, इसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं कम कंसंट्रेशन में। यह हाइड्रोजन आयन इस NADP के साथ कंबाइन होंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे NADPH2 में। और ये NADP और NADH2 अब चले जाएंगे डार्क रिएक्शन में, जहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे कार्बोहाइड्रेट।